आओ भैया मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो मैथमेटिकल एनालिसिस में हम लोग देखो हमारे को पता है कि पहले क्या हो रहा था, डायोड से रेक्टिफायर, डायोड जब तक था तब तक तो रेक्टिफायर ही था, उसके बाद में इंडक्टर कॉइल लगा दिया तो अब वो फिल्टर बन गया। तो डायोड से जैसे आउटपुट मिल रहा है, डायोड से पहले जो मिल रहा था, डायोड से जो आपको वोल्टेज निकल रहा था यहाँ से, वो यहाँ पे खर्च हो रहा था, मतलब यहाँ पे जो खर्च हो रहा था वो यहाँ से मिल रहा था अपने को, यहाँ पे खर्च हो रहा था, ये मतलब सॉरी यहाँ से निकल रहा था। यहाँ पे जो वोल्टेज था पहले बिफोर इंडक्टर कॉइल, जो वोल्टेज था वो कितना आ रहा था, वो स्पंदमान वोल्टेज जो रेक्टिफायर से मिल रहा था अपने को, जो स्पंदमान वोल्टेज जो मिल रहा था, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, उसका हमने घटकों के रूप में लिखा था ना, उसको कंपोनेंट के फॉर्म में, आवृत्ति घटकों के रूप में, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में लिखा था, लास्ट टॉपिक जब मैंने रेक्टिफायर का करवाया था वो वाला, उसका यूज करेंगे। देखो पूर्ण, मैं बोल रहा था कि कैलकुलेशन हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करेंगे, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए स्पंदमान वोल्ट था, सॉरी फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है वो जो आवृत्ति घटकों के रूप में जो लिखा था फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तभी मैंने बोला था कि वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वो यहाँ पे काम में आएंगे। वो आएगा V इजिक्वल्स टू वी एम बाई पाई, ये आता है 2 माइनस 4 वी एम बाई 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 4 वी एम, राइट, और ये आता है 15 पाई कॉस 4 ओमेगा टी, ठीक है। और ये इस तरीके से चलता जाता है, ऐसा होता है। बट हम लोग ये बोलते थे कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा पार्ट होता है वो ये है, ये वैसे कांस्टेंट है तो इसको डीसी पार्ट भी बोलते हैं, वोल्टेज का कौन सा, डीसी पार्ट। ये जो है ये कौन सा है, एसी पार्ट है, मतलब रिपल पार्ट बोलते हैं इसको, उर्मिका या कौन सा उर्मिका गठकिया, आप इसको बोलते हैं एसी वाला पार्ट है ये एसी, क्योंकि टाइम पे जो डिपेंड करता है वही होता है उर्मिका रिपल वाला या एसी वाला पार्ट, तो ये एसी वाला पार्ट है ये पूरा। लेकिन ये जो है आगे जाने पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज बहुत कम होते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर इसको 2 टर्म तक की बात करते हैं, आगे वाले टर्म्स को नेग्लिजिबल कर देते हैं। हम इसको ऐसे बात करते हैं, ये जो है वो ऑलमोस्ट इसके इक्वल होता है 4 VM 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी। आगे वाले टर्म्स को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, बिकॉज हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के जो टर्म्स हैं 2000 वेरी लेस कंपेरेटिवली दीज टर्म्स, ठीक है ना, इनकी तुलना में उनका वैल्यू बहुत ही कम होता है, तो उनको रिमूव कर देते हैं हम लोग। ये आ गया, इतनी बात चमकी। ये वाला जो पार्ट है वो डीसी का है, ये वाला जो पार्ट है वो एसी का पार्ट है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग जो रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने वाले हैं, जो रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्या रिपल फैक्टर, उसमें हम लोग करंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, करंट की। करंट की क्यों बात करेंगे, क्योंकि जो एसी वाला पूरा पोर्शन है, जब भी कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर पहले वाले में लगाए तो कैपेसिटर पैरेलल में था, तो वहाँ पर पैरेलल में वोल्टेज का कैलकुलेशन चलता है, क्योंकि वोल्टेज बराबर होता है, तो वोल्टेज का कैलकुलेशन चलता है, तो वहाँ पे वोल्टेज के टर्म्स में लिखते हैं ये वैल्यू, ये वोल्टेज के टर्म्स में कैलकुलेट किया था। यहाँ पर इंडक्टर कॉइल सीरीज में है तो वो करंट सेम होता है, ना, तो करंट सेम होता है तो करंट के टर्म्स में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करंट के टर्म में बात करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे को ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसका आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये जो नीचे वाला डीसी है उसका भी डीसी का भी करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो ये डीसी पार्ट है एक तरीके से, और ये सोचो तो आप एसी पार्ट है। चमका, देखो क्या है, ये तो डीसी पार्ट है, वी डीसी है
2Vm/पाई। और ये वाला जो है आप इसको AC बोल सकते हो, लेकिन अपने को यहाँ पर AC, इसको रिपल भी बोलते हैं, AC भी बोलते हैं, लेकिन अपने को इसका RMS वैल्यू लिखना है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट AC लिखूंगा तो आप यहाँ पर AC पुट कर दोगे, बट मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर इसका ये क्या है, रिपल वाला पार्ट है, क्योंकि मिक्सचर है ना, तो रिपल वाला पार्ट है। रिपल वाला पार्ट का मतलब है कौन सा, आप इसको उर्मिका वाला पार्ट, तो मैं इसको R रिपल लिख देता हूँ, V रिपल। मैं फिर से बोल रहा हूँ इसको AC भी लिख देते हैं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फिल्टर काम में ले रहे हो यहाँ पर RMS वैल्यू पुट करना है। ये बात गांठ बांध लो इस चीज़ को कि यहाँ पर जब भी फिल्टर का कैलकुलेशन कर रहे हो ऊपर RMS वैल्यू ही कैलकुलेट करना है, भले ही वोल्टेज का हो या करंट का हो। तो मैं इसको एक बार AC लिख देता हूँ, VAC = 4Vm/3 cos 2ωt। करेक्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, VAC आ गया, VDC आ गया, मैं करंट कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो करंट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो कैलकुलेशन है करंट का, तो इधर देखना DC। अब देखो इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना वोल्टेज, मतलब करंट जो आ रहा है वो इधर से आ रहा है। XL RL डायोड से भी आ रहा है, लेकिन डायोड का इसका तो RS होता था इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका होता था RD, है ना। उनका इंटरनल रेसिस्टेंस को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, इतना उनको भाव नहीं दे रहे हैं हम लोग। इनको तो इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो इनको हटाओ, अभी इनकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल इसकी लोड रेसिस्टेंस की और इंडक्टर कॉइल की और लोड रेसिस्टेंस की। तो जो करंट आ रहा है वो किस किस में से पास होकर आ रहा है, इंडक्टर कॉइल में, लोड रेसिस्टेंस में, दोनों से हो रहा है। और DC का इस पर तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, DC का तो इस पर तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है ना, इस पे बात होता है। तो देखो मैं पहले DC करंट की बात करता हूँ, ध्यान देना इधर। V बराबर क्या होता है, R होता है, R को मैं Z लिख दूँ यहाँ पे, क्योंकि Z तब काम में लेते हैं जब रेसिस्टेंस से ज़्यादा और कुछ भी हो, इंडक्टर कॉइल हो, कैपेसिटर हो, तब। तो Z, अगर I कैलकुलेट करना हो मुझे तो मैं क्या करूँगा, V/Z। अगर मुझे DC कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे VDC पुट करूँगा। करेक्ट है ना, सिंपल सी बात है। Z जो है वो Z क्या है, Z है कि DC को इफेक्ट कर रहा है, वो DC के लिए बैरियर प्रतिबाधा कौन कौन उत्पन्न कर रहा है। तो DC के लिए प्रतिबाधा कौन कौन उत्पन्न कर रहा है, DC के लिए तो इंडक्टर कॉइल तो कोई प्रतिबाधा उत्पन्न नहीं कर रहा। अरे इंडक्टर कॉइल जो है ये तो कोई प्रतिबाधा उत्पन्न नहीं कर रहा DC के लिए। DC के लिए कौन प्रतिबाधा उत्पन्न कर रहा है, केवल ये RL, ये होता है। अरे चमक रहा है ना, RL उत्पन्न करता है। तो वैसे तो देखो मैं एक इसका जनरल वे बता देता हूँ, ये IDC = VDC/Z होता है। Z का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, रेसिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है। समझ रही बात। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पर बात ऐसी है कि DC के लिए R तो क्या है, RL है, लोड रेसिस्टेंस है। कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ नहीं है तो XC तो वैसे जीरो हो गया। XL, क्योंकि DC के लिए XL भी जीरो आया था, अभी कैलकुलेट किया था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होने की वजह से XL भी जीरो था। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, √RL² मतलब R बच जाएगा। तो फॉर DC के लिए यहाँ पर क्या बचेगा, केवल RL आएगा। ये बात चमक रही कि नहीं, मतलब DC कितना प्रतिबाधा, कितना इम्पीडेंस फील करेगा, केवल Z ये इतना इम्पीडेंस फील करेगा DC। क्योंकि DC के लिए ये दो ही तो चीज़ें, एक तो XL लगा हुआ, एक ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है, कुछ भी लगा हुआ हो, कैपेसिटर, इंडक्टर, कॉइल, रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस तो RL लगा हुआ है, XL लगा हुआ, XC तो वैसे नहीं है, तो XC तो वैसे ठीक है, XL DC के लिए जीरो है, तो Z कितना हो गया, RL आ गया। ये बात चमक रही है कि नहीं। तो DC के लिए ये मैं यहाँ पे भी DC लिख देता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं की हुई होती, डायरेक्टली स्टेप्स भी गिवन होते हैं। तो ये ZDC लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। वैसे ZDC कहीं पे देखने को मिलेगा नहीं आपको, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो VDC तो ये पता ही है आपको, ये रहा 2Vm/पाई और ये आ जाएगा RL। चलो IDC तो मिल गया मुझको, IDC मिल गया मुझको, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है,
वी डी आई आर एम एस निकालना है, वो ए सी निकाल के फिर निकालूंगा मैं, है ना। तो वी ए सी, तो वी ए सी से पहले मैं वी आर एम एस कैलकुलेट कर लूँ क्या? वी ए सी से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? वी आर एम एस। तो वी आर एम एस निकाल के फिर मैं उसका क्या कर लूँगा, आई आर एम एस निकाल लूँगा। करंट मिल गया तो वोल्टेज, वोल्टेज मिल गया तो करंट, ऐसे करते हैं ना। तो पहले वी ए सी से मैं वी आर एम एस कैलकुलेट कर लेता हूँ, या आप चाहते हो तो मैं इससे क्या करूँ, अगर आप चाहो तो मैं इससे डी सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। सॉरी डी सी क्या, आई ए सी, ठीक है। तो मुझे पहले तो आई डी सी मिल गया, जो कि मुझे इसके लिए चाहिए, ये आई डी सी। अब आई आर एम एस चाहिए, तो आई आर एम एस से पहले मुझे आई ए सी चाहिए। आई ए सी निकालूँ, फिर उससे आर एम एस निकालूंगा। तो आई ए सी निकालो आप यहाँ से, आई ए सी। तो ये वी ए सी है, तो वी ए सी है तो आई ए सी क्या आएगा, आई ए सी इज इक्वल्स टू वी ए सी अपॉन जेड ए सी, ऐसा ही तो आएगा। मतलब ये वोल्टेज और ये जेड कितना महसूस करता है, ए सी को कितना, ऑल्टरनेटिंग करंट को कितना बैरियर फेस करना पड़ता है, यही है। तो देखो ये है जेड ए सी, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, ये क्या था, एक्स एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल इज इक्वल्स टू 0, और एक्स सी तो कुछ है ही नहीं तो 0 वैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखो आर एल तो क्या है, लोड रेसिस्टेंस। ए सी वाला जो पार्ट है, ए सी तो दोनों को ही, ए सी के लिए कौन कौन बैरियर क्रिएट करता है, ए सी इधर से जब गुजरता है तो ये इंडक्टर कॉइल भी बैरियर उत्पन्न करती है, ये भी प्रतिबाधा उत्पन्न करती है, ये भी प्रतिबाधा, मतलब दोनों ही रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब एक्स एल का भी सामना करना पड़ता है, इसको आर एल का भी सामना करना पड़ता है। इंडक्टर कॉइल के लिए तो एक्सएल 0 हो गया था, सॉरी डीसी के लिए तो उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, एक्सएल 0 कर दिया था। लेकिन एसी के लिए ये दोनों ही पार्ट रहेंगे, और जब ये दोनों ही पार्ट रहेंगे तो ये ऐसे आएगा। देखो ये जेड एसी जो आएगा, एसी के लिए ये आएगा, आर एल तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक्सएल भी रहेगा। एक्सी तो 0 है क्योंकि एक्सी तो है ही नहीं ना, कैपेसिटी तो लगाया ही नहीं है इसके अंदर, तो एक्सी तो वैसे 0, एक्सएल आएगा और एक्सएल का 0 हो जाएगा, ये एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा ये से। अब देखो आर एल स्क्वायर, एक्सएल क्या होता है वैसे, एक्सएल जो होता है वो होता है 2 पाई एफ एल, ऐसे होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डबल है, आवृत्ति जो है वो कितनी है, 2 ओमेगा है। या मैं इसको एक्सएल को ऐसे लिखते हैं, एक्सएल में अगर बात करूं ओमेगा एल होता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी, तो देखो फ्रीक्वेंसी इस टाइम में कितनी है, एसी वाले पार्ट में 2 ओमेगा एक तरीके से फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पे भी ओमेगा काम में लेना, वहाँ पे क्या काम में लेंगे, 2 ओमेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल है। तो फ्रीक्वेंसी डबल है तो हम लोगों को ऐसे काम में लेना है इसको, एक्सएल जो है वो 2 ओमेगा एल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाद में आपको आप सोचोगे कि यार ये 2 है, ओमेगा एल कैसे आ गया, एक्सएल तो ओमेगा एल ही होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये जेड ए सी आ गया। जेड ए सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा आई ए सी इज इक्वल्स टू वी ए सी। वी ए सी तो अपने पास में है, ये रहा 4 VM अपॉन 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी, 4 VM अपॉन 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी, और जेड ए सी का वैल्यू ये आ गया आर एल का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये बात चमकी कि नहीं चमकी सबको? ये आई ए सी आ गया, मुझे आर एम एस वैल्यू चाहिए इसका। तो देखो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 लिख दो आप, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट वर्ग माध्य मूल मान। तो इसका वर्ग, इसका आई स्क्वायर ए सी का स्क्वायर किया, वर्ग किया, और ये एवरेज ले लिया, और इसका रूट ले लिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो ये है, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, फिर रूट लूंगा। तो देखो ये वाला तो सब कांस्टेंट है, 4 VM 3 पाई, और ये टी पे डिपेंड नहीं करता। तो
इन सब का स्क्वायर लेके रूट करेंगे, तो पहले तो स्क्वायर करेंगे फिर रूट लेंगे, तो वही आ जाएगा वापस। तो ये वाला जो पोर्शन है 4Vm/3 और ये RL² प्लस 2ωL का होल स्क्वायर, ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा अपने पास, ठीक है। फिर क्या बचा, cos 2ωt, तो यहाँ पर अंदर जो आएगा वो cos 2ωt का एवरेज बचेगा। किसका, इसका रूट बचेगा cos स्क्वायर 2ωt, इसका एवरेज ले लो। ये आप, ये तो इसका तो स्क्वायर होके रूट आ गया तो बाहर आ गया, ये तो जैसा था वैसा। इसका आप स्क्वायर लेके एवरेज लेके रूट कर दो, ये आ गया 4Vm/3 रूट ऑफ RL² प्लस 2ωL का होल स्क्वायर। और ये जो है इसका अगर आपको रूट चाहिए ना, तो आप एक काम करो, इसका एवरेज चाहिए ना, एवरेज 0 to t cos स्क्वायर 2ωt dt और 1/t, ऐसे करते हैं एवरेज। और ऐसे करते हैं ना 1/t नीचे आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 to t ऐसा। हाँ, आगे देखो 4Vm/3 रूट ऑफ RL² प्लस 2ωL का होल स्क्वायर। आगे देखो इसका रूट ऑफ 1/t। अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है पहले हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया है, और वो आता है t/2, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका जो है, इसका पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे 0 to t, तो 0 to t के इंटीग्रेशन में इसको पहले तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उसके हिसाब से 1 + cos 2θ करेंगे। अरे cos स्क्वायर थीटा होता है 1 + cos 2θ, 1 + cos 2θ, थीटा ये है तो 2 into दिस, तो 4 ये हो जाएगा 2θ cos 2θ, 2 into थीटा, ये थीटा मतलब 4 हो जाएगा, ये 4ωt/2 भी आता है ना, अरे /2 भी आता है, तो अपॉन जो 2 है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे तो आ रहा है वो यहाँ पे लिख दिया। ये dt, इसका इंटीग्रेशन होगा अब, और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये ऐसा आएगा 4Vm/3 रूट ऑफ RL² प्लस 2ωL का होल स्क्वायर। और ये जो अंदर वाला सीन है ये क्या बना, 1/2t। इसका देखो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन है 1 का तो हो गया t, cos का हो गया sin 4ωt, और इसके नीचे आ जाएगा क्या 4ω, और 0 to T, लिमिट पुट कर दो। ये बाहर वाला वैसा का वैसा 4Vm/3 रूट ऑफ RL² प्लस 2ωL का होल स्क्वायर, और ये आएगा क्या 1/2t। ये रखो, ये आएगा t रख दिया, फिर इसके अंदर t रखूँगा, इसमें t रखूँगा तो sin 4ω का वैल्यू तो आता है 2π/t इंटू t का वैल्यू T, और फिर 0 रखूँगा तो 0 0 हो जाएगा, तो उनको तो रख ही नहीं रहा मैं। t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 8π, और 8π क्या होता है 0 होता है, साइन 0 π 2π 3π 4π nπ क्या होता है 0 होता है, तो 8π आ गया, 8π 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचा t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/√2, 1/√2 को इधर ले आएंगे तो ये बचा 4Vm/3 रूट 2π, ये √2 इधर वाला ले लिया मैंने, रूट ऑफ RL² प्लस 2ωL का होल स्क्वायर। ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है IRMS का वैल्यू चल रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, कर दूँ क्या मैं इसको, जिसने नहीं छापा है मैं एक बार इसको वापस से ओपन कर रहा हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 था अपने पास में, और वो इक्वेशन नंबर 4 नहीं आया, फिर इक्वेशन नंबर कौन सा आया 3 आया है। तो जिसने पहले यहाँ तक छाप, तो देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, क्या किया मैंने। सबसे पहले तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये याद रखना जरूरी है इस डेरिवेशन के लिए, तो वहाँ से वो ध्यान रखना है। इसमें ये DC वाला पार्ट है, ये AC वाला पार्ट है। अब हमारे को जो कैलकुलेशन करनी है वो करंट के टर्म्स में करनी है, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ तो करंट के टर्म्स में करनी है। करंट के टर्म्स में करनी है तो आप देखो DC से आपने करंट निकाला तो करंट हो जाएगा IDC VDC/ZDC। तो जेड जो DC के लिए जेड कौन कौन सा आएगा, केवल RL आएगा, तो RL लिखा हमने नीचे।
AC के लिए जैसे बात करते हो तो AC के लिए आई एस सी इक्वल टू वी एस सी अपॉन जेड ए सी, और AC के लिए इंडक्टर कोयल भी और रेसिस्टेंस भी, लोड रेसिस्टेंस भी है, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, दोनों का वैल्यू पुट किया तो ये क्या आया, IAC आ गया, IAC आ गया। IAC से अब हमारे को पता है कि उर्मी का गुणांक में रिपल फैक्टर में हम लोगों को IRMS काम में लेते हैं फिल्टर्स के लिए, तो IRMS काम में लेते हैं, तो IRMS का वैल्यू आ गया। IRMS का वैल्यू कैलकुलेट करने पर ये फाइनली अपने पास में ये आ गया। अब IRMS अपॉन मैं अगर IDC कर दूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, रिपल फैक्टर हो जाएगा। तो जिसने नहीं छापा है तो पॉज करते छाप लेना। यहाँ पे मैं देखो एक तो ये यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, फिर यहाँ से यहाँ तक पॉज करके छाप लेना। वैसे कुछ नहीं है, ये इंटीग्रेशन है, सिंपल प्योर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो मेरे को टाइम देख लेने दो एक बार, इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो अब देखो ये आएगा उर्मी का गुणांक, रिपल फैक्टर उर्मी का गुणांक, रिपल फैक्टर जो R ये आ जाएगा IRMS अपॉन IDC। इफेक्टिव वैल्यू आता है AC का, और AC के इफेक्टिव वैल्यू को हम लोग यहाँ पे RMS से बोल रहे हैं, तो इसलिए RMS लिख दिया मैंने डायरेक्ट। वैसे इसका जनरल फॉर्मूला है, RMS नहीं लिखते, IAC का इफेक्टिव पार्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव पार्ट से मतलब RMS से है, ठीक है। तो ये IRMS का वैल्यू रखो, IRMS का वैल्यू है ये 4Vm अपॉन 3√2 पाई RL का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा L का होल स्क्वायर का रूट है क्या, अच्छा का रूट है ये, तो इसका ये रूट है, ठीक है। अपॉन जो DC वाला पार्ट था, और DC वाला पार्ट हमने कैलकुलेट किया था, DC वाला पार्ट आया था 2Vm अपॉन पाई RL, 2Vm अपॉन पाई RL, ये था 2Vm अपॉन पाई RL। अब देखो इसके अंदर कुछ कैंसिल आउट होगा, Vm से Vm कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 4, 2 टाइम्स ये बचा अपने पास में जो भी बचा, और ये क्या बचा, ये बचा अपने पास में 2 अपॉन 3√2, और ये RL जो था, RL ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा RL अपॉन रूट ऑफ RL का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा L का होल स्क्वायर। ये आ गया किसका, रिपल फैक्टर का वैल्यू। अब देखो रिपल फैक्टर का वैल्यू तो ये आ गया, लेकिन कई जगह पर इसमें अप्रोक्सीमेशन भी लगाते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन कैसे कैसे लगाते हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ। सन्निकटन मान, ये यहाँ तक आ गया, ये रिपल फैक्टर का वैल्यू आ गया। जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो तो ये है, लेकिन अब इसको अप्रोक्सीमेटेड लेंगे, इसके कुछ लगभग मान निकालेंगे। और लगभग मान कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए कुछ सन्निकटन लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। वो ऐसे लेते हैं कि जैसे मान लो मैं इसमें से RL कॉमन ले लूँ, तो ये आ जाएगा 2RL अपॉन 3√2। ये जो ब्रैकेट है इसमें से RL स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। RL स्क्वायर कॉमन लूँगा, बाहर आएगा तो RL आ जाएगा, क्योंकि रूट है ना, तो ये RL आ गया। और ये आया, अंदर बचा 1 प्लस 2 ओमेगा L अपॉन, ये आया 2 ओमेगा L अपॉन RL स्क्वायर। RL यहाँ पे स्क्वायर है तो ये तो टोटली स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये मिले अपन को, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या बचा, अपने पास में बचा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि जो ओमेगा L का वैल्यू है, दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेरेटिवली RL। ये RL के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, RL के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, RL के कंपैरिजन में अगर काफ़ी ज़्यादा होता है तो
ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा होगा और ये वाला, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा है, नीचे कम अमाउंट है, नीचे कम वैल्यू है, तो ऊपर वाला ज़्यादा है, तो ये पूरा पार्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, ये पूरा पार्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, तो एक के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा, और एक के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा, तो एक को हटा सकता हूँ मैं इससे यहाँ से। तो 2 ओमेगा एल अपॉन आर एल का वैल्यू जो है वो इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू 1, और ये 1 के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा, 1 को हटा दो तो 1 हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा r इक्वल्स टू 3√2, और इसमें जो बचेगा 2 ओमेगा एल अपॉन आर एल बचेगा, ये सब हट जाएगा, और वो रूट में बचेगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 2 ओमेगा एल अपॉन आर एल। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आर एल ऊपर चला गया, आर एल अपॉन 3√2, और ये बचा ओमेगा एल। ये रिपल फैक्टर का वैल्यू आया मेरे पास में, ठीक है, ये रिपल फैक्टर का वैल्यू है। ये है ऊर्मिका गुणांक, किसके लिए, जो अपना श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर है, जो सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर है, उसके लिए हमारे पास में ऊर्मिका गुणांक का मान ये आ गया। एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ कि हाँ बुक में यही आ रहा है क्या, एक सेकेंड। बुक के अंदर आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आर एल अपॉन 3√2 ओमेगा एल, ठीक है भैया, यही आ रहा है। इसका जो वैल्यू है एक्चुअल में ये वाला जो है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 1/3√2, तो 1/3√2 का जो वैल्यू आता है वो आता है 0.236। ये 1/3√2 है ना, इसका वैल्यू आता है 0.236, 0.236 आर एल अपॉन ओमेगा एल, ये बच गया, यही है। हाँ, तो इसमें ये वैल्यू लिखा हुआ है, आप चाहो तो इतना ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम जो होता है उसके अंदर कभी कभी तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाता है कि जो श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर है, जो सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर है, उसके लिए रिपल फैक्टर का वैल्यू जो होता है वो ये होता है, प्रूव करो। तो आपको ये प्रूव करना है सीरीज इंडक्टेंस का। आपको ये फॉर्मूला याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, जो लास्ट के फॉर्मूले आ रहे हैं ना रिपल फैक्टर के, वो याद भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये आ गया भैया, तो यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ नहीं, जो मेन फॉर्मूला था वैसे तो ये आया है, लेकिन आपको याद ये रखना है, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेटेड ही काम में लेना है, हमेशा यही काम में लेना है। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाया हमने, अप्रोक्सीमेशन लगा के यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ये मिल गया अपने को, पूरा जो वैल्यू है वो इस तरीके से, ये रिपल फैक्टर का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अब देखो ये रिपल फैक्टर किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आरएल पे, लोड रेसिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, एक एसी की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, एक एल पे भी डिपेंड कर रहा है।